और रात के 1 बजे जब दूर दूर तक माहौल अंधकार और सन्नाटे में डूबा हुआ था। यही है रतन मेडिको के मालिक रतनलाल का निवास स्थान। हाँ, और शायद रतनलाल समेत इस समय गहरी नींद सोए हुए हैं। मेरे पीछे आओ। लेकिन भैया, भीतर प्रविष्ट कैसे होंगे? गेट बंद है और चार दीवारी इतनी ऊंची है कि फरलांगी नहीं जा सकती। पिछवाड़े की ओर चलते हैं, हो सकता है वहां से भीतर प्रविष्ट होने का कोई मार्ग मिल जाए। कोठी के पीछे पहुंचने पर बन गया काम। इस पेड़ पर चढ़कर हम आसानी से भीतर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पहले तुम ही चढ़ो ऊपर। दोनों पेड़ पर चढ़ने लगे। शीघ्र ही वे चार दीवारी के ऊपर झुकी पेड़ की एक डाल पर बैठे थे। अगले ही पल राम भीतर की ओर झुकी हुई उस लोचदार टहनी को पकड़कर भीतर कूद गया। फिर राम की तरह रहीम को भी नीचे पहुंचने में देर नहीं लगी। भीतर तो पहुंच गए, अब घर के भीतर प्रविष्ट होने का भी कोई उपाय करना होगा। आओ सामने की ओर चलते हैं। यदि आगे कुत्तों से वास्ता पड़ गया तो? उस खतरे से निपटने के लिए ही मैं यह साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर लेता आया हूँ। तुम भी अपनी शिकारी चाकू निकाल लो। गुड, यह तुमने अच्छा किया। कुछ आगे बढ़ने पर वह देखो, एक खिड़की खुली है। उसमें होकर हमें भीतर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगता है आज हमारे सितारे पूरी तरह बुलंदी पर है। खिड़की काफ़ी ऊंची थी। तुम मुर्गा बन जाओ, तुम्हारी पीठ पर चढ़कर मैं आसानी से खिड़की तक पहुंच जाऊंगा। मुर्गा तो मैं बन जाऊंगा भैया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भीतर कोई हमें मुर्गों को हलाल करने के इंतज़ार में बैठा हो। ईश्वर ने शायद ऐसा कसाई अभी पैदा नहीं किया। तुम देर न करो। और रहीम के मुर्गा बनते ही लगता है मेरी ज़िंदगी मुर्गा बनते बनते ही खत्म हो जाएगी। राम खिड़की फांद कर भीतर पहुंचा और उसने अपनी जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर जला ली। ड्राइंग रूम मालूम पड़ता है। अब जल्दी से रहीम को भी अंदर ले आना चाहिए। निश्चिंत होने पर भीतर कोई खतरा नहीं है। चलो थामो मेरा हाथ। फिर राम ने रहीम का हाथ थामकर उसे भी भीतर खींच लिया। चले आओ, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना। चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले, धाएं धाएं धाएं, आई! यह फायर और चीख चीख रतनलाल की ही लगती है और उस तरफ से आई है। चलो। और दोनों पूरी शक्ति से उसी तरफ भागे जिधर से चीख और फायरिंग की आवाज़ आई थी। वह देखो, उस कमरे में प्रकाश है। शायद वहीं से फायरिंग और चीख की आवाज़ आई थी। लेकिन जब वे दोनों उस कमरे में प्रविष्ट हुए, सेठ रतनलाल, ओ नो! तभी धाएं धाएं बचो! उफ! राम रहीम ने खतरे का आभास पाते ही गजब की फुर्ती के साथ अपने स्थान से छलांग लगाई और एक अलमारी की ओट में सुरक्षित पहुंचते ही राम ने उस हत्यारे का लक्ष्य लेकर एक साथ कई कई फायर उस पर झोंके। लेकिन हत्यारा गोलियों से बचता हुआ पलटकर बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। कमबख्त भाग रहा है। राम और रहीम भी अपने अपने स्थान से निकलकर उसके पीछे लपके। बचकर जाने ना पाए भैया, अब उसके लिए यह असंभव है। हत्यारा कोठी से निकलकर मेन गेट की ओर दौड़ा, जो इस समय खुला हुआ था। ओह, द्वार खुला है, लेकिन मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। उफ, लगता है वह भाग निकलने में सफल हो जाएगा। अगले ही पल राम ने दौड़ते दौड़ते हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई। वो मारा और आह! हत्यारा धरती पर दूर तक लुढ़कता चला गया। फिर इससे पहले कि वह उठकर खड़ा हो पाता, रहीम उसके सीने पर चढ़ बैठा। बस बस बच्चे, बहुत हो चुका। यदि अब ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो चेहरे पर जहन्नुम का नक्शा बना दूंगा। शाबाश रहीम। फिर शीघ्र ही राम भी उसके निकट पहुंच गया। बताओ, तुमने रतनलाल का खून क्यों किया? जाली करेंसी छापने वाला और नकली दवाई बनाने वाला कौन है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि मैंने कुछ भी बताया तो बॉस मुझे जान से मरवा देगा। और यदि नहीं बताओगे तो हम भी तुम्हारा वैसा ही हाल कर देंगे जैसा तुमने रतनलाल का किया है। उफ! कड़ाक! रहीम द्वारा की गई जबरदस्त पिटाई से आखिरकार हत्यारे को घुटने टेकने ही पड़े। ठहरो, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, तो फिर जल्दी से शुरू हो जाओ। परंतु इसके पहले कि हत्यारा एक शब्द भी मुंह से निकाल पाता कि तभी गेट के बाहर खड़ी एक कार से गोलियों की बौछार हुई और धाएं धाएं धाएं, आई! गोलियां बरसाने के बाद वह कार तेजी से आगे बढ़ गई। राम रहीम पूरी गति से बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर लपके। कमबख्त भाग रहा है। हमें उसे हर कीमत पर पकड़ना है, वरना अपराधी तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। परंतु अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचते ही दोनों ने अपना सिर पीट लिया। सत्यानाश, दोनों पहियों की हवा निकली हुई है। व्हाट!
तब तक कार उनकी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी थी। उफ, कमबख्त निकल गया हाथ से। यह काम भी उसी सुअर का लगता है। जब वह कार राम रहीम की नज़रों से ओझल हो गई, मेरे विचार से हमें तुरंत चीफ को सारी स्थिति से अवगत कर देना चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। आओ। कुछ देर बाद रतनलाल की कोठी के भीतर ही एक कमरे में रखे फ़ोन पर चीफ का नंबर मिला रहा था वह। उधर अचानक फ़ोन की घंटी बजने से चीफ मुखर्जी की नींद टूट गई। ट्रेन 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 2 बजे हैं। इतनी रात गए किसका फ़ोन हो सकता है? हेलो, एम मुखर्जी इज़ हियर। हेलो चीफ अंकल, यह मैं हूँ राम। ओह, तुम कहो क्या बात है? मिस्टर रतनलाल का एक बदमाश ने खून कर दिया है और इस समय मैं रतनलाल की कोठी से बोल रहा हूँ। क्या? मैं अभी पहुँच रहा हूँ। सुनो, तुम इंस्पेक्टर श्याम को भी फ़ोन कर दो ताकि वह फोटोग्राफर व एम्बुलेंस आदि लेकर वहाँ पहुँच जाए। ओके चीफ। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद चीफ मुखर्जी जल्दी से कपड़े बदलने लगे और कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी के साथ साथ इंस्पेक्टर श्याम भी अपने दल बल के साथ सेठ रतनलाल की कोठी पर था। इंस्पेक्टर, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि रतनलाल नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का एक एजेंट था और यह बदमाश भी उसी गिरोह का एक गुर्गा। यही बात लगती है। मेरे विचार से हमें कोठी की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा सूत्र हाथ लग जाए जो हमें मुख्य अपराधी तक पहुंचा दे। मैं भी यही कहना चाहता था। आओ भीतर चलें। इंस्पेक्टर श्याम ने तुरंत सिपाहियों को कोठी की तलाशी लेने का आदेश दिया और स्वयं चीफ मुखर्जी और राम रहीम के साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां रतनलाल की लाश पड़ी थी। राम सिंह, फोटोग्राफर, जब अपना काम निपटा ले तो दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। यस सर। तभी तलाशी ले रहे सिपाहियों में से एक ने वहां प्रवेश किया। सर, नकली दवाइयाँ तो हमें नहीं मिली, लेकिन एक अंडरग्राउंड तहखाने में लाखों के नोट पड़े हैं। क्या? ओह। तुरंत चीफ मुखर्जी, राम रहीम और इंस्पेक्टर श्याम उस सिपाही के साथ एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां से तहखाने में जाने का मार्ग था। सर, संयोग से मेरा हाथ इस तस्वीर पर पड़ गया। इसके घूमते ही यह गुप्त मार्ग निकल आया था। नीचे चलो। तहखाने में। अंकल, ये तो जाली नोट मालूम पड़ते हैं। 100% जाली है। माय गॉड, इसका मतलब यह हुआ कि रतनलाल जाली नोटों के धंधे में भी संलग्न था। हाँ, ये जाली नोट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है अंकल। मेरे विचार से आपको तुरंत रतन मेडिको के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उनसे आपको रतनलाल के नकली दवाइयों के स्टॉक का पता चल जाएगा। ठीक कहते हो राम, मैं अभी चलकर उन्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर श्याम उसी समय कुछ पुलिस कर्मियों के साथ रतन मेडिको के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर की ओर रवाना हो गए। रात काफ़ी बीत चुकी है। मेरे विचार से अब तुम दोनों भी घर जाकर आराम करो। सुबह इंस्पेक्टर श्याम से तुम्हें सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके चीफ। आओ रहीम, चलें। चीफ से विदा लेकर राम रहीम ने निकट के ही एक टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर की ओर चल पड़े। अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने वहीं छोड़ दी थी। मेरे विचार से रामनगर जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल ही करना पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन यह श्याम अंकल की कल मिलने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करता है। उधर रतनलाल के हत्यारे का हत्यारा शहर के अंतिम छोर पर बने एक खूबसूरत बंगले पर पहुंचा और कार से उतरकर वह भीतर की ओर बढ़ा। सबसे पहले बॉस को सारी स्थिति से अवगत करा देना ही उचित होगा। बंगले के भीतर एक कमरे में पहुंचकर उसने एक गुप्त अलमारी से एक छोटा सा किंतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और अपने बॉस से संपर्क जोड़ने लगा। हेलो हेलो, पेड्रो कॉलिंग। हेलो हेलो, वांटेड ब्लैक मैन। शीघ्र ही पेड्रो के रहस्यमय बॉस ने अपने ट्रांसमीटर पर उसकी आवाज़ कैच की। यस ब्लैक मैन रिसीविंग। तुम कौन बोल रहे हो? मैं पेड्रो बोल रहा हूँ बॉस। रिपोर्ट। बॉस, आपके आदेशानुसार टोनी ने रतनलाल को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन वह खुद भी राम रहीम के शिकंजे में फंस गया था, अतः मजबूरी में मुझे उसे भी ठिकाने लगाना पड़ा। वेरी गुड, यह तुमने बहुत अच्छा किया। हम यह कदापि पसंद नहीं करते कि पुलिस को हमारे बारे में एक शब्द भी मालूम हो। हम तुमसे प्रसन्न हैं। धन्यवाद बॉस। मेरे लिए कोई और आदेश? हाँ सुनो, रतनलाल की कोठी की तलाशी में पुलिस के हाथ हमारे जाली नोट लग चुके हैं और पुलिस रतनलाल के तीनों सेल्समैनों को गिरफ्तार करने के चक्कर में है। तुम्हें उनमें से एक सेल्समैन केशव का मुंह किसी भी कीमत पर बंद करना है। समझ गया बॉस, आप निश्चिंत रहें। गुड, बाकी की बातें सुबह होगी। ओवर एंड ऑल। ओके बॉस, ओवर एंड ऑल।
शुक्र है बॉस मेरे कार्य से नाराज नहीं हुए। अब जल्दी से केशव की टहलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले ही पुलिस उससे सब कुछ उगलवा ले। उधर इंस्पेक्टर श्याम ने भोर होने से पहले ही रतन मेडिको के तीनों सेल्समैनों को उनके घर से गिरफ्तार कर रतन लाल की दुकान पर छापा मारा और दुकान के नीचे ही बने एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचने में सफल हो गया। ओ माय गॉड, इतनी तादाद में नकली दवाइयाँ! फिर तमाम नकली दवाइयों की पेटियों को जब्त करने और दुकान को सील बंद करने के पश्चात इंस्पेक्टर श्याम तीनों सेल्समैनों को लेकर थाने पहुंचा। क्या नाम है तुम लोगों के? कमल, सुरेश, केशव। ये नकली दवाइयाँ तुम्हारी दुकान पर कहाँ से आती थी और इनका निर्माण करने वाला कौन है और इनकी फैक्ट्री कहाँ है? यह हमें नहीं मालूम। खामोश! सुनो, तुम तीनों की भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो, वरना याद रखो मार मार कर खार उतार ली जाएगी। हम सच कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके सिवा कुछ नहीं मालूम कि एक काले रंग की वैन हर सप्ताह आती थी और कुछ पेटियां उतार कर चली जाती थी। उन पेटियों को रतन सेठ केशव द्वारा ही अंडरग्राउंड गोदाम में रखवाते थे और केशव ही उनके कहने पर वह दवाइयाँ वहाँ से लाकर ग्राहकों को देता था। हाँ साहब, यह सच है। यानी तुम दोनों यह कहना चाहते हो कि केवल केशव ही इस संबंध में जानता है? जी हाँ सेठ जी, इसी पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। तुरंत इंस्पेक्टर श्याम की खूनी दृष्टि केशव के चेहरे पर स्थिर हो गई। मेरे विचार से अब तुम झूठ नहीं बोलोगे और जो कुछ जानते हो सच सच बता दोगे। ये झूठ बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इनकी तरह मैं भी सेठ की हर बात से अनभिज्ञ हूँ। क्रोध से बिफरता हुआ श्याम एकदम से केशव पर टूट पड़ा। कुत्ते सुअर, तुम बातों से नहीं लातों से मानोगे। आई उफ, बताओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब भी बता दो। उफ नहीं, हाय मरा। बोलो, सच्चाई बताने को तैयार हो या नहीं? उफ। शीघ्र ही, ठहरिए ठहरिए, मुझे और मत मारिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। गुड, अब आए रास्ते पर। उस समय पेड्रो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने की इमारत की एक खिड़की पर मौजूद था। कमबख्त ने घुटने टेक दिए हैं, अब देर करना उचित नहीं होगा। बताओ, ये नकली दवाइयाँ कौन बनाता है और इनका कारखाना कहाँ है? ध्यान रहे एक भी बात झूठी निकली तो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। दवाएं कौन बनाता है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दवाइयाँ और जाली करेंसी रा न ओह नहीं, धाएं, ओ नहीं, आए। गोली लगते ही केशव के प्राण पखेरु उड़ गए। इंस्पेक्टर श्याम को समझते देर नहीं लगी कि गोली कहीं से चलाई गई थी, अतः वह तुरंत चीख पड़ा, सिपाहियों, हत्यारा उस इमारत में है। जल्दी से इमारत को चारों ओर से घेर लो, वह बचकर निकलना नहीं चाहिए। यस सर। लेकिन जैसे ही श्याम सिपाहियों के साथ थाने से निकलकर सड़क पर पहुंचा, ठीक उसी समय पेड्रो सामने की इमारत से निकलकर एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ दौड़ा। खबरदार, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। परंतु पेड्रो रुका नहीं और कार में सवार होकर भाग निकला। इंस्पेक्टर श्याम ने फायरिंग कर कार का टायर बस्ट करना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और कमबख्त निकल गया। अगले दिन भौर का उजाला फैलने के साथ ही टेलीफोन की घंटी बजी और राम रहीम की नींद टूट गई। इस कमबख्त टेलीफोन ने भी नाक में दम कर रखा है, ना रात को चैन ना दिन को चैन। जी चाहता है उठाकर बाहर फेंक दूं। जरूर फेंक देना, लेकिन पहले मैं फ़ोन सुन तो लूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। राम, मैं इंस्पेक्टर श्याम बोल रहा हूँ। रतन मेडिको के 3 सेल्समैनों में से एक व्यक्ति केशव का थाने में ही खून कर दिया गया है। क्या? दूसरी ओर से पूरी बात सुनने के पश्चात इसका मतलब यह हुआ कि उन तीनों में से केशव को ही अपराधी के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए उसे ही मार्ग से साफ कर दिया गया है। किसका फ़ोन था भैया? इंस्पेक्टर श्याम का। रतन मेडिको के सेल्समैन केशव का थाने में ही खून कर दिया गया है। मरते हुए उसके मुंह से केवल राम ही निकला था। बेचारा, आखिर वह तुम्हारा यानी भगवान राम का नाम लेकर स्वर्ग से डर गया। राम से मेरा अथवा भगवान राम का नाम ही नहीं बनता रहीम, बल्कि रामनगर भी बनता है। अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि अपराधियों का कोई ना कोई संबंध रामनगर से अवश्य है। बिल्कुल, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, तब तक मैं चीफ अंकल को फ़ोन कर लूँ। उसके बाद हम तुरंत रामनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अब मैं कतई भी समय नष्ट करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, तुम फ़ोन कर लो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। साथ में एक अटैची भी तैयार कर लेना। ओके। चीफ से संबंध स्थापित होने पर राम ने उन्हें इंस्पेक्टर श्याम से हुई सारी बातचीत सुनाई। फिर अंत में बोला, इससे स्पष्ट हो जाता है चीफ कि अपराधियों का कोई ना कोई संबंध रामनगर से अवश्य है। अतः हम 11 बजे वाली ट्रेन से रामनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों,
तुम मुझे ट्रांसमीटर पर हर पल की रिपोर्ट देते रहना, लेकिन सावधान रहना। हो सकता है तुम्हें भी अपने मार्ग का कांटा समझकर अपराधी ठिकाने लगाने की कोशिश करें। आप चिंता ना करें चीफ, हम अपनी हिफाजत करना खूब अच्छी तरह जानते हैं। इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। इधर पेड्रो अपने बंगले में ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। बॉस, मैंने केशव को ख़त्म कर दिया है। कमबख्त इंस्पेक्टर श्याम ने तो मुझे घेरने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं जानता हूँ पेड्रो, निस्संदेह मुझे तुम पर गर्व है। एक तगड़े इनाम के आज से तुम हकदार रहे। लेकिन सुनो, वे दोनों खतरनाक छोकरे राम रहीम हमारे काम में ज़रूरत से ज़्यादा रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आपके हुक्म की देर है बॉस। कल सुबह तक उनकी लाशों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। गुड। सुनो, कुछ देर बाद रामनगर जाने के लिए वे दोनों छोकरे 11 बजे की ट्रेन पकड़ने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि रामनगर पहुँचने से पहले ही उन दोनों की समाधि ट्रेन में ही बन जाए। समझ गया बॉस, अब आप जरा भी चिंता ना करें। सुनो, जिस ट्रेन से वे दोनों जा रहे हैं उसी ट्रेन और उन्हीं के कंपार्टमेंट की एक टिकट कुछ देर में तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा बॉस, तब तक मैं बाकी की तैयारी पूरी कर लेता हूं। ट्रांसमीटर ऑफ करने के पश्चात आश्चर्य है, बॉस को पुलिस के साथ साथ हमारी गतिविधियों का अभी पहले से ही पता चल जाता है। उसे कैसे मालूम हुआ कि राम रहीम 11 बजे वाली ट्रेन से रामनगर जा रहे हैं? इधर जल्दी करो रहीम, 11 बजने में केवल 5 मिनट ही शेष हैं। चिंता मत करो, सिर्फ 3 मिनट में ही हम अपने कूपे में होंगे। रामनगर राजगढ़ रेलवे स्टेशन। रामनगर जाने वाली ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। इस बोगी में ही हमारी रिजर्वेशन है, चले आओ। शुक्र है, कम से कम डब्बे को तलाश करने में तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। और राम रहीम जैसे ही अपनी सीटों पर पहुँचे, ट्रेन विसल देने के पश्चात स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ठीक समय पर पहुँचे। हाँ, लेकिन अब देखना यह है कि हम रामनगर भी ठीक ठाक पहुँचते हैं या नहीं। लो, इस बैग को भी वहीं रखो। उसी कंपार्टमेंट में पेड्रो का भी रिजर्वेशन था। रामनगर, छोकरों, रामनगर तो क्या, अब तो अपना शहर भी तुम नहीं देख पाओगे। मेरे विचार से हम सुबह तक रामनगर पहुंचेंगे। हाँ, सुबह 8 बजे के लगभग। लगभग 1 घंटे तक लगातार दौड़ते रहने के पश्चात ट्रेन जब एक जंक्शन पर रुकी तो पेड्रो अचानक ही अपनी सीट से खड़ा हुआ। माफ़ कीजिएगा, मुझे यहीं उतरना है। ऑफ कोर्स, लीजिए, आगे बढ़िए। ट्रेन से नीचे उतरते ही पेड्रो से एक आदमी टकराया। क्या रहा? टाइम बम मैंने उन दोनों की सीट के नीचे रख दिया है। ठीक 15 मिनट बाद फटेगा। और इधर राम रहीम के कंपार्टमेंट में चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, हाय मेरा बैग। खबरदार जो मेरे सामने कोई आया। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो उसे, वह मेरा सारा रुपया ले गया। वह कमबख्त हमारे सामने ही दिलेरी दिखा रहा है। अभी चखाता हूँ मज़ा। चोर पकड़े जाने के भय से बजाय प्लेटफॉर्म पर उतरने के दूसरी ओर से उतरकर पटरियों पर दौड़ पड़ा। रहीम, उसके चाकू से सावधान रहना। चिंता न करो, रुक जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। आने दो, इन चूहे के बच्चों से तो मैं निपट लूँगा। और जब रहीम ने चोर को रुकते नहीं देखा तो उसने हवा में एक ज़बरदस्त उछाल भरी और हमारे रहते तुम बचकर नहीं जा सकते बेटा, आओ। गिरने के बाद चोर ने गजब की फुर्ती के साथ उठना चाहा, लेकिन तब तक राम भी उसके सिर पर पहुंच चुका था। माफ़ करना भाई, तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म कर रहा हूं। तभी कुछ लोगों के साथ पुलिस भी वहां आ पहुंची। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपका शिकार हाजिर है। सिपाहियों, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ियाँ। धन्यवाद बच्चों, हम तुम्हारे आभारी हैं। इस सुअर ने काफ़ी समय से रेल यात्रियों को परेशान कर रखा था। यह हमारा कर्तव्य था इंस्पेक्टर, अब हमें इजाज़त दीजिए। उसी समय वह स्त्री भी वहां पहुंच गई जिसका बैग चोर लेकर भागा था। कहाँ है मेरा बैग? हाय मेरा बैग। घबराइए नहीं, आपका बैग बिल्कुल सुरक्षित है, यह लीजिए। तभी ट्रेन ने विसल दी। पी पी पी। ओह, ट्रेन चलने वाली है, आओ रहीम चलें। और राम रहीम के साथ साथ वह स्त्री भी ट्रेन की ओर बढ़ चली। क्या पेड्रो द्वारा छिपाया गया टाइम बम राम रहीम की मौत को घाट उतार सका? क्या मौत बेचने और देश की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित करने वाले अपराधी पकड़े जा सके? ब्लैकमैन उर्फ मुख्य अपराधी को राम रहीम की गतिविधियों की जानकारी पहले से ही कैसे हो जाती थी? ब्लैकमैन जाली नोट और नकली दवाइयों का निर्माण कर आखिर अपना कौन सा प्रतिशोध पूरा करना चाहता था? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो, कानून का शिकंजा। समाप्त।